नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर आप जिस किसी भी फील्ड में हो, क्षेत्र में हो, तो आपकी एक तमन्ना रहती है, आपकी एक ख्वाहिश रहती है कि आप सबसे उस फील्ड के जो सबसे टॉप मुकाम है उस पर पहुंच जाए। लेकिन बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है, क्योंकि या तो स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है या फिर डेडिकेशन नहीं रहता है, या कुछ ना कुछ कारणों से हम पीछे रह जाते हैं। कई लोग ऐसे भी आर्टिस्ट देखे मैंने जो कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं और उनको लगता है कि एक दो फिल्मों में काम किया या एक दो ड्रामास में प्ले किया तो उनको लगता है कि वो एक स्टार बन गए। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो अभी भी अपने आप को एक नॉविस समझते हैं, भले उनको 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो। एक फिल्म में क्रिटिक्स अवार्ड भी हासिल किया, और ये जो कैमरा के सामने आपको दिख रहा है एक ब्लैक लेडी, इसको हासिल करना इन्हें ऐसा लगता है जैसे क्रिकेटर लॉर्ड्स में जाके मैच खेल गया, क्योंकि लॉर्ड्स को मक्का मदीना समझा जाता है क्रिकेट का। उसी प्रकार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो ये फिल्म फेयर अवार्ड जो सबसे ओल्डेस्ट अवार्ड है, 1954 से इनिशिएट हुआ, तो वो हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी नागपुर जैसे सिटी के आर्टिस्ट ने ये हासिल की है। मैं बात कर रहा हूँ श्री ऋतुराज का, जो एक मजे हुए एक्टर है, थिएटर आर्टिस्ट भी है, और फिल्मों में अभी उन्होंने प्रवेश किया। आगे हम उनके लिए खूब शुभेच्छाएँ देते हैं, लेकिन उससे पहले आज आपसे मुलाकात करेंगे। वेलकम टू दिस शो सर। थैंक यू सो मच। टुडे यू आर एज एन एक्टर। यस। हाँ जी। ये बताइए कि मैं अभी जो इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी इस मुकाम को हासिल करने? ब्लैक लेडी अपनी बाजू में रखना है, बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है। हाँ सर, स्ट्रगल नहीं कहूँगा मैं इसे, तो वो जो भी पैशन होता है उस पैशन को फॉलो करना जो है उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको स्ट्रगल बोल के थोड़ा सा निगेटिव हो जाती है वो बात। पर हाँ, चैलेंजेस है सर, और यही चैलेंजेस है कि हम जिस कम्युनिटी से या फिर जहाँ से हम आते हैं, जो मिडिल क्लास सो कॉल्ड रेंज है, वहाँ पे हमारे माँ बाप को भी ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में हम नहीं जाए, पर जब कोई बच्चा बोलता है कि हमें इसमें जाना है तो एक कहीं ना कहीं उनकी एक केयरिंग रेस्ट्रिक्शंस होती है कि उनको लगता है कि नहीं यार, ये हमारे तो कोई बाप दादा है नहीं, कोई पहचान नहीं है, और ये फील्ड बड़ी अलग फील्ड है, तुम नागपुर में पैदा हुए हो, तुम तो मुंबई में नहीं हो, तो ये सारी चीज़ों से उनका एक केयरिंग रेस्ट्रिक्शंस होता है। तो वो सब डील करना, उसके साथ साथ उन्हें ये जताते रहना कि हम एकेडमिकली भी कर रहे हैं। मैं इंजीनियर हूँ खुद, मैंने थिएटर करते करते मुझे यही करना था, तो मैंने एमटेक किया, और एमटेक करते करते थिएटर किया, ताकि मैं अपनी ये भी उपलब्धि दिखा सकूँ और मैं एकेडमिकली भी कुछ कर रहा हूँ ये भी दिखा सकूँ जी। तो ये चैलेंजेस है। उसके बाद बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप इंजीनियरिंग कर चुके हो, आप एक जॉब पकड़ लो और अच्छी अपनी हॉबी मेंटेन करो, नाटक करो, शाम को आके नाटक करो, या फिर एक आध शॉर्ट फिल्म कर लो। ये मुंबई जाने का सपना क्या है, और ये वहाँ पे जाके इंडस्ट्री में जाना क्या है, इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले रहे हो जी। तो ये सारी होक्स तो है सर, और इसको साथ लेकर चलना और उस मुकाम तक पहुँचना, हालांकि ये तो शुरुआत है, पर ये कहीं ना कहीं वो पैशन और जिद ही है जो मुझे यहाँ तक ला सके जी। ज़्यादातर ऑपोजिशन किसका था सर, फादर का, मदर का? क्योंकि जनरली एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी की बात की आपने, तो उसमें ऐसा होता है कि एक नौकरी 10 to 5 की नौकरी कर ले, 2 पैसे कमा ले, शादी ब्याह कर ले, बच्चों के साथ सेटल हो जाए। ये एक कॉमन माइंडसेट हो गया है कॉमन मैन का। तो इससे आपको कैसे बाहर आने का मौका मिला? फादर ने सपोर्ट किया, मदर ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया? सपोर्ट वैसे देखा जाए तो मुझे इस फील्ड के बारे में कभी किसी ने ये नहीं बोला कि आप ये मत करो, पर वो होता है ना कि मैं मेरे घर का सबसे बड़ा लड़का था, और वो जो कि सो कॉल्ड ये तो मेरा बच्चा इंजीनियर ही बनेगा वाला बच्चा था मैं, क्योंकि मैं ऑलवेज टॉपर रहता था स्कूल में, तो एक अनहिडन आशाएं तो थी कि ये कुछ कर दिखाएगा। तो इसीलिए मैंने खुद ने ऐसा बैलेंस किया सर वो, कि मुझे उनको मत कर ये बोलना नहीं पड़ा। जैसे इंजीनियरिंग किया तो कंपनी में जॉब ऑफर लेटर आया, फिर मैंने उनको बोला कि मुझे और पढ़ना है, ये तो कंपनी देखो मुझे मिल गई है, पर मुझे और पढ़ना है। फिर एमटेक किया, एमटेक करने के बाद फिर से कंपनी में मैं सिलेक्ट हुआ, बोला और 1 साल दो, मैं 1 साल में ये करूँगा, तब तक मैंने ये करते रहा। तो यही चीज़ मैंने पिछली बार लोक सत्ता में भी यही बोला था कि यूथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करता है और बोलता है कि हमारे माँ बाप मानते नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप ये चीज़ अगर ऐसे आप मनाओगे तो वो नहीं मानेंगे। मगर आपकी बात अलग है, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तो उनको एक भरोसा था कि यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाएगा। हाँ, हम ये बोल सकते हैं, पर उसके लिए भी वो भी चीज़ करना और ये भी चीज़ करना साथ में, जनरेशन गैप की बात है। तो वो एक यानी अगर तुम्हें ये चाहिए तो उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर वो बहुत छोटी चीज़ लगती है मुझे
मम्मी पापा को मनाना या फिर किसी को ये मनाना। आप अगर आपका वो ग्रोथ दिखा रहे हो तो आगे वाले को समझ में आता है कि कुछ ना कुछ हो ही जाए। सबसे पहली बात बताइए, इस तरफ रुझान कैसे हुआ? मतलब आर्टिस्ट, थिएटर, फिल्म, टेलीविजन, ये चीज़ों की तरफ आपका इंक्लिनेशन कब हुआ? कोई रोल मॉडल था आपका? इंक्लिनेशन तो ऐसा है कि वही पे बात आती है कि मेरे मम्मी पापा थे थिएटर आर्टिस्ट। ओके, पर मतलब वो रिस्पेक्ट करते हैं हाँ इसको। हाँ, तो वो एक चीज़ है। पर वो वही उनके साथ भी वही हुआ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। मेरे पिताजी जो है वो प्रिंसिपल थे, मेरी माँ जो है वो टीचर थी। तो मेरे घर में बहुत सारे टीचर, आज भी मेरी टीचर ही थी। तो ये लोग फिर क्या करते थे, अपनी हॉबी पूरी करने के लिए क्लास के जो स्टूडेंट है उनके साथ नाटक है, हाँ। तो वो प्रैक्टिस मेरे घर में हमेशा चलते रहती थी। अच्छा। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि वो नाटक मुझे रट गया रहता था। और मैंने वैसे ही मेरा पहला नाटक पहली में किया है। हाँ। जब मैं हम गांव में जहाँ पे मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, मतलब वो झूले में पैर दिखते बोलते हाँ, तो वैसा मैंने वो मुझे रट गया था। और मैंने बोला मम्मी को कि आप टीचर से बोलिए कि 15 अगस्त को जो पहला नाटक है हम करने, तू क्या करने वाला है? मैं नाटक करने वाला। कब किया तूने? मुझे वो रटा था, मैंने दोस्तों के साथ बिठा लिया। तो वैसा मैंने पहला नाटक किया और ये करते रहा कॉलेज में, स्कूल्स में, फिर एनएसएस के कैंप में, एनसीसी के कैंप में, कॉलेज में यूथ फेस्टिवल, ये सब मैं करते रहा। तो एक कीन इंटरेस्ट तो था अंदर से। पर वही मुझे बहुत बाद में ये लगा कि ये चीजें इंटरेस्ट कितना भी हो तो भी एक लगता है कि क्या हम इस पे सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि वो फील्ड ही वैसी है। तो रुझाव तो वहीं से आया है, मैं बोल सकता हूँ। पर बाद में फिर जब मैंने प्रोफेशनल थिएटर ज्वाइन किया, राष्ट्रभाषा थिएटर, उनके साथ जब मैंने काम करना चालू किया तो एक्चुअली मुझे समझा कि ये फील्ड कितनी इनॉर्मस है और कितना उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा और ये कितना इंटरेस्टिंग भी है। तो वहाँ से एक थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि मैंने सोचने लगा कि मैं इसके लिए करना है। तो मैं एनएसडी के लिए प्रिपरेशन चालू किया, एफटीआई के लिए किया। कितना टफ हो जाता है कंपटीशन? हाँ, टफ तो होता है सर। मुझे फिल्म फेयर मिल गया, पर मुझे एनएसडी के लिए मैं 3 साल अटेम्प्ट किया, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ। पर शायद उसी की प्रिपरेशन है जो मुझे यहाँ तक ले आई है। अब ये बैक हिट होगा, मतलब ये अवार्ड देके शायद एनएसडी में भी आपको मिल जाए। पता नहीं सर, करेंगे ट्राई। जी, हम फिल्म पे आते हैं। दर्शकों को बता दूं कि 11 नवंबर को एक बहुत बेहतरीन फिल्म रिलीज़ हुई थी, जयंती। जयंती क्या है, जयंती के बारे में इनके क्या विचार है, क्योंकि उस फिल्म के ये लीड हीरो है। और इनसे डायरेक्टली कहते हैं ना, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुन लेंगे कि एग्जैक्टली जयंती क्या है। तो टेल अस समथिंग इन ब्रीफ। जयंती 12 नवंबर को रिलीज़ हुई थी। ये कोरोना के काल में जो 18 महीने के बाद थिएटर जब चालू हुए थे, तब पहली मराठी मूवी है जो इंडस्ट्री में रिलीज़ हुई, जिसका नाम है जयंती, जो नागपुर के मेलियोरिस्ट फिल्म्स स्टूडियो के उनका प्रोडक्शन था। ये प्रोडक्शन भले ही नागपुर का हो, मगर इसमें जो टेक्निकलिटीज़ थी, जो कैमरा यूज़ किया गया, जो तंत्रज्ञ यूज़ किए गए, ये सब मुंबई से बहुत नामी गिरामी लोग थे। गुरु ठाकुर जैसे, संतोष गिलबिले मेकअप मैन, या फिर योगेश कोहली हमारे कैमरामैन थे। उसके बाद और आशीष शिंदे थे जो कि एफटीआई पास आउट है, वो म्यूज़िक अपना सिंग साउंड कर रहे थे। उसके बाद मंगेश धाकड़े जी जो कि आर्टिकल 15 और थप्पड़ जैसे फिल्म के लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड्स लिए हैं, वो उन्होंने हमारा बीजीएम किया है। रूही जैसी सिंगर है, रूही ने म्यूज़िक डायरेक्शन किया है। तो ऐसे एक बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे और इन सब का कहना यही था कि अगर हमें इंडस्ट्री में ब्रेक इन करना है तो इंडस्ट्री में जैसी फिल्म बनती है जो देख के हमें महसूस होती है कि हाँ, ये मुंबई में बना हुआ प्रोडक्ट है या फिर ये पूना में बना हुआ, तो वैसा इन्होंने सोच के ये सारी चीज़ें कोलैबोरेट की। उसके साथ साथ और एक चीज़ इस बारे में बोलना चाहूँगा कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो है वो 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि 50-55 लोग हैं जो आपके हमारे जैसे न्यू कमर ही थे, जिनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुकात नहीं था, पर उन्होंने ये सपना देखा, वो पूरा किया। कोरोना के 2 साल में सब खत्म हो गया था, बंद हो गया था। फिल्म पहले ही रिलीज़ होने वाली थी, पर कोरोना की वजह से रुकना पड़ा। वो पैसा मार्केट में था, फिर भी उन लोगों ने संयम रखा और पहली मराठी मूवी रिलीज़ की, और ऐसे वो इतिहास में जमा हो गए। क्योंकि 20 साल बाद भी अगर नाम आएगा कि कोरोना के बाद 18 महीने के बाद कौन सी मराठी फिल्म थी, तो जयंती का नाम आएगा। ऐसी उनकी शुरुआत थी। फिल्म ने भी बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला है। फिर हमारे फिल्म का टैगलाइन है जयंती लोकांचा हक्काचा सण, मराठी फिल्म है। तो लोकांचा हक्काचा सण जो बोलते हैं कि हर लोगों का सण है, तो इस फिल्म के प्रमोशन में भी मैंने वो महसूस किया। जितना रिस्पॉन्स आया हर जगह पे, हर सिटी में हम गए तो
वो लोगों का ही एक उत्सव लग रहा था। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, प्रेम दिया, और इसी के वजह से मैंने आज तक तो नहीं देखा था कि 3, 4 या 5 हफ्ते बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी मराठी फिल्म के लिए थिएटर में रन होने के लिए। हमारी फिल्म 11 हफ्तों तक चली है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस फिल्म का। और साथ ही साथ फिल्म फेयर में पहली बार वो नॉमिनेट हुई है जी। 5 नॉमिनेशंस मिले हैं। रही बात फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में अगर बोलना है तो फिल्म जयंती, यानी जो हम जयंती सेलिब्रेट करते हैं किसी महापुरुषों की, महामानवों की, उसके बारे में है। मेरा जो रोल था, मेरा किरदार था, वो एक कार्यकर्ता का किरदार है। और जब आप किसी की भी जयंती सेलिब्रेट करते हो या फिर आप किसी को भी फॉलो करते हो, तो क्या तुम्हें वो व्यक्ति या फिर वो महामानव, उनके बारे में सच में पता है कि वो क्या है? हाँ, जयंती सब लोग मना लेते हैं। हाँ, लेकिन जयंती सब लोग मना लेते हैं। और क्या आपके दिमाग में अगर जो वो कुछ चीज़ें हैं कि नहीं, शिवाजी महाराज तो मराठाओं के थे और उन्होंने मुसलमानों को हरा दिया, तो मुसलमानों को मैं भी हेट करूंगा, ये जो थिंकिंग आती है, ये मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी ऐसा बोला है। तो ये जो गैप होती है, या फिर पता नहीं एजुकेशनल है कि या क्या है, तो ये सारी चीज़ों पे दर्शाता है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो बुक्स पढ़ के, इन महामानवों की बुक्स पढ़ के उसे समझ में आता है कि सभी महामानव ये एक ही दिशा में काम कर रहे थे, और वो दिशा है सत्य शोधक, फिर सत्य को खोजना। तो उसी के पीछे वो काम कर रहे थे, और अगर आपको वो समझ गया तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, ये फिल्म ने बताया है। मतलब आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आणि मराठीत सांगायचं झालं तर जयंती नाचून नाही तर वाचून साजरी करा, आणि महामानवांना डोक्यावर घेऊन नाचण्यापेक्षा त्यांना डोक्यात त्यांचे विचार घेऊन नाचा, असं काहीतरी ती फिल्म सांगून जाते। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि कोविड के बाद ये फर्स्ट फिल्म मराठी फिल्म जो रिलीज़ हुई, बॉलीवुड में देखा गया है जनरली एक हिंदी फिल्में बनती है, एक मराठी फिल्में बनती है ज़्यादातर, और इनमें एक टक्कर रहती है, कॉम्प्लेक्स रहता है, और इस कॉम्प्लेक्स की वजह से कई बार मराठी फिल्म जितना उसमें भले ही टैलेंट हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी वो लेवल पे नहीं आता जितना कि बाकी अपेक्षा रहती है हिंदी फिल्मों से। तो उसी दौरान सूर्यवंशी भी रिलीज़ हुई थी, तो क्या प्रपोर्शंस थे आपके, टक्कर के बारे में कहो, कंपैरिजन के बारे में कहो, या कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कहो? हाँ, वो तो है, और मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मैं एक्टर हूँ, पर फिर भी प्रोपोर्शंस तो थे, क्योंकि 5 नवंबर को सूर्यवंशम आई, हम 12 नवंबर को आए, उसके बाद 26 को जॉन इब्राहिम की मूवी सत्यमेव जयते और सलमान खान की अंतिम आई थी, शायद अंतिम मूवी आई है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ आती है तब तो उनको थिएटर्स उतने मिलते हैं, और वो उतने थिएटर्स के साथ एंटर करते हैं मार्केट में। तो और मराठी में हम रहे और हम टिक रहे थे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हाँ, और लोगों के वजह से ये हो पाया इन शॉर्ट, क्योंकि थिएटर का ऐसा है, थिएटर ओनर जो है उनका ऐसा है कि अगर लोग आ रहे हैं तो वो फिल्म रखते हैं, उनका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। अगर लोग हमारी मूवी देखने आएंगे तो फिर वो अमिताभ की भी नहीं देखी तो जिसकी भी देखेगी वो मूवी वहाँ पे रहती है। तो वो लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट किया, प्रतिसाद दिया, और इसी की वजह से हम धीरे धीरे और एक हफ्ता ऐसे करते गए, चालू आगे बढ़ते गए। ये हुआ। मुझे याद है कि एक और वेब सीरियल, आपकी फर्स्ट वेब सीरियल शायद वो दृष्टि ब्रह्म, उसमें आपने काम किया था। हाँ। इत्तेफाक से मुझे भी मौका मिला आपको देखने का और रहने का साथ में। लेकिन यहाँ का जो प्रोडक्शन प्रोफेशनलिज्म है, उसको कंपेयर करेंगे अगर आप बॉम्बे से, तो आप किस को ज़्यादा प्रेफर करोगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अगर यहाँ के प्रोडक्शन ने भी वही अचीवमेंट्स की है, अभी दिख गया है, वही अचीवमेंट्स की है जो मुंबई के प्रोडक्शंस भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ का और वहाँ का प्रोडक्शंस नहीं है। उस प्रोडक्शन में जो कैपेबिलिटी होगी उसका वो रिजल्ट आएगा, वेदर इट मे बी फ्रॉम नागपुर और बॉम्बे या कुछ। बड़ा ही डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया है। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, पर इन्होंने यही दिखा दिया है कि हम किसी सिटी से बिलोंग करते हैं इसलिए हम वहां तक नहीं पहुंच रहे, हम में वो कैपेबिलिटी है। तो इसीलिए सिर्फ सिटी से अगर किसी प्रोडक्शन को चूज करना बोले तो ये एक जाति होगी कि उनमें वो कैपेबिलिटी है और इसीलिए वो वहां तक पहुंच पाएंगे जी। तो ये बल्कि बॉलीवुड देखा जाए तो बॉलीवुड में स्मॉल टाउन से कई लोग वहाँ माइग्रेट हुए। अगर आप पंकज त्रिपाठी की बात करो, विजय राज की बात करो, राजपाल यादव की बात करें, सब स्मॉल सिटी से आए हैं और वहाँ सेटल हुए और वहाँ उन्होंने अपना नाम बनाया। एंड वी होप कि आप भी ऐसे बनोगे। एक और बात पूछनी थी, आपका लीड रोल आपका है इसमें,
तो किस किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि यू आर अ वेरी रॉ पर्सन? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े। सबसे पहला चैलेंज ये था कि मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जब मुझे नैरेट की गई, तब मुझे लगा था कि ये जो स्टोरी है ये इतनी ह्यूमन है, ये किरदार जो है वो इतना कॉमन है कि हर गली में, हर शहर में, हर गांव में हर एक ने देखा है कि जयंती कैसे सेलिब्रेट होती है, और हर एक ने उसको महसूस किया है उस कार्यकर्ता को। हर एक के घर में वो वर्गनी के लिए या फिर इसके लिए आया है, तो इतना वो कोरिलेटेबल था। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि अब जब ये सारे लोग देखेंगे कि कार्यकर्ता कैसे होते हैं, अच्छा जयंती ये ऐसे, तो वो कोरिलेट कर पाए कि यार हाँ हम भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। तो वो जो मुझे जनरलाइजेशन करना पड़ा और उस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, अगर वो नहीं होता तो ये शायद यहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। लेकिन इम्पोर्टेंटली सिलेक्शन कैसे हुआ आपका? मतलब वो प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने बहुत सारे लोगों को स्क्रीन टेस्ट किया होगा, ऑडियो टेस्ट लिया होगा, तो सिलेक्शन किस बेसिस पर? हाँ, सिलेक्शन की भी बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस है। एक्चुअली मेलियोरी स्टूडियो ये 2016 में प्रोजेक्ट करने वाला था जयंती, और 2016 में मैंने इसका ऑडिशन दिया था। तब मैं एज अ लीड था, क्या था मुझे नहीं पता, पर मैंने उसका ऑडिशन दिया था 2016 में। उसके बाद उसके वर्कशॉप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में था मैं। पर फिर बाद में मेलियोरी स्टूडियो ने एक रूममेट करके एक जो फिल्म है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया, ये प्रोजेक्ट शेल्फ हुआ। बाद में 2000 में फिर से इस प्रोजेक्ट पे 2019 आई गेस, वहां से ये प्रोजेक्ट फिर से उन्होंने चालू किया बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने। तो क्या हुआ कि मेरा ऑडिशन हो गया था उनके पास, मेरा वो था सब, और 3 साल में प्रोडक्शन नागपुर का था, तो उन्होंने मेरी जर्नी भी देखी कि मैं थिएटर में क्या कर रहा हूँ। मेरे इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकता कि इतना बड़ा ऑडिशन किसी का नहीं हुआ होगा। हर नाटक को मेरा हर नाटक वो देखते थे, मेरा हर काम देखते थे, क्रिटिकली व्यू हाँ, और धीरे धीरे मुझे नहीं पता था ये सब हिडनली यानी आपके पीछे सीक्रेटली हो रहा था। और उन्होंने वो सारे काम देखे मेरे, ये किए, और मेरी जो ग्रोथ है या फिर मैंने जितने जो काम किए सब लोगों के साथ, वो देखकर उन्हें लगा कि शायद ये वो कर सकते हैं। तो ऐसा एक बड़ा प्रोसेस है। आपका एक रोल जो इसमें है, एक कार्यकर्ता का रोल है, तो कई सारे प्रोफेशनल एक्टर्स भी यही काम करते हैं कि उनके साथ बैठ के रूबरू होते, उनके जूतों में पैर रखने की कोशिश करते, एंड देन दे कम टू दैट लेवल। आपको ऐसा कुछ करना पड़ा कि आपने भी कुछ कार्यकर्ता की लाइफ को स्टडी किया होगा? नहीं, मैं ये कहूँगा कि वो जो कार्यकर्ता जो आप जब फिल्म में देखोगे, वो जिस हिसाब का है ना, उसके लिए उनके साथ बैठने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी टपरी पे जाओ, आप किसी भी कहीं पे भी जाओ, आपको रोज वैसा आदमी दिखता है। वो एक उसका एक स्टाइल रहेगा, वो एक उसके कपड़े रहेंगे, और उसकी बात करने की, वो एक जो खुद को भाई समझता है, मैं ही सब हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन रेफरेंसेस है, और इसीलिए वो प्रॉब्लमेटिक भी था कि उन सब लोगों को मुझे ये जताना था कि यार मैं आप ही का किरदार कर रहा हूँ। तो उनके साथ बैठने का नहीं, पर उनको बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो सर ने जिस हिसाब से वो स्टोरी लिखी थी, इसमें जो भाषा है वो भाषा विदर्भ की भाषा है, मराठी नहीं है। मतलब उतना इजी हो गया? हाँ, नहीं, वही मैं उस पर ही आने वाला था। तो वो भी एक चैलेंज था, क्योंकि क्या होता है कि हमारे नागपुर में हिंदी भी बोली जाती है, हमारे नागपुर में मराठी भी बोली जाती है, एक थोड़ी सो कॉल्ड अच्छी मराठी और बुरी मराठी वो भी बोली जाती है, सब बोला जाता है। सर ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो कोर वो वही भाषा थी जो किसी रीजन में बोली जाती होगी, वो उसमें मिक्स नहीं था कुछ। तो वो लैंग्वेज वैसे के वैसे पोर्ट्रे करना, और वैसे के वैसे उस लैंग्वेज को एक भावना देना, क्योंकि बहुत से मेरे थिएटर आर्टिस्ट या फिर मेरे अभिनेता दोस्तों ने भी बोला है मुंबई पुणे में, क्या यार तुम नागपुर में जो नागपुरी मराठी बोलते हो, ये हर बार क्या कॉमेडी ही रहती है क्या? तुम सिर्फ कॉमेडी ही करते हो क्या? तुमको यार ऐसा हर बार कोई भी किरदार आता है फिल्म में या सीरियल में, तो वो कॉमेडी ही कॉमिक वे से दिखाता है, और वो मराठी वैसी बोली जाती है। तो इस भाषा को भावनाएं देनी थी, और वो हम दे पाए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वो काम करना पड़ा। सर बहुत ज़्यादा उसके बारे में, मुझे तो लगता था कि मैं तो बोल दूंगा, पर हर प्रोनाउंसिएशन पे वो उन्होंने काम किया कि नहीं, ये भले ही आप बोल सही रहे हो, पर प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, उसका एक्सेंट ऐसा है, तब जाके वो वैसा लगेगा। तो इतना सारा वो डिस्पाइट यू बिलोंगिंग टू विदर्भ, विदर्भ में होने के बावजूद, क्योंकि विदर्भ की मराठी बड़ी शानदार मराठी है, जैसे आपने कहा कॉमेडी है, मैं तुमको सांगता हूँ तुम ऐकते नहीं, ये उस टाइप का वो ऐसे ही। और हमको पूना में, आप सोच सकते हैं कि नागपुर की मराठी के बारे में, पूना में मुझे ये कमेंट्स मिली है हमको कि ही भाषा ऐकायला कर्ण मधुर वाटली। सो ये एक उपलब्धि बोल सकते हैं कि पहली बार भावनाएं और
उस लैंग्वेज का सही में एक रिप्रेजेंटेशन हुआ है। राइट। कमिंग टू दिस फिल्म फेयर अवार्ड, इसका जरा बैकग्राउंड देके हमको बताइए कि ये फाइनली आपके हाथ में, आपकी गोद में कैसे है? फाइनली अब कैसे है वो तो मुझे अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब अनएक्सपेक्टेड था? अनएक्सपेक्टेड नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपके एफर्ट्स तो काफ़ी थे। हाँ एफर्ट्स थे, और वैसे देखा जाए तो मैं नागपुर से ही एक खाली बॉक्स लेके गया था कि जब मैं अवार्ड लेके मतलब आऊंगा तो मैं बैक ऑफ इतना द माइंड sure कहीं था ये। हाँ। और मैंने मेरे थिएटर के हर दोस्तों को भी बोला था कि मुझे फिल्म फेयर मिलने वाला है। पर ये मिलने के बाद बोलने में मजा है। पहले मैं किसी से बोला नहीं, पर मेरे दोस्तों को मैंने बताया था, क्लोज फ्रेंड्स, हाँ, कि मैं उसी के लिए कर रहा हूँ और मुझे मिलेगा, मुझे पहले फिल्म में लेना है। तो वो तो एक खैर अलग बात हुई, पर एक होता था, क्योंकि आप देखिए सिस्टम ऐसा है कि जब 24 तारीख को मटा सम्मान के नॉमिनेशंस आते हैं तो मुझे एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन ही नहीं मिलता है, और जो नॉमिनेशन मिला है वो सपोर्टिंग कास्ट और डायलॉग्स के लिए मिला था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा काम एक्नॉलेज होगा कि नहीं होगा। हमें पता है अंदर से कि हमने अच्छा किया है, लोगों ने भी उसको रिस्पॉन्स किया है, तो एक वो डायलेमा था। और उसी के वजह से मुझे इनविटेशन था मटा में, पर मैं नहीं गया, और मैं काम कर रहा था यहाँ पे, म्यूजिक वीडियो हम कर रहे थे, तो मैं बोला कि मैं नहीं जाता, मैं यहीं पे रहता हूँ, काम को प्रायोरिटी देता हूँ। और सडनली वो काम खत्म हुआ, और 26 या 27 तारीख को हमको पता चला कि हमें 5 नॉमिनेशंस फिल्म फेयर में मिले हैं। कौन कौन से 5? बेस्ट फिल्म, उसके बाद बेस्ट स्क्रीन प्ले शैलेश नरवाड़े जी को, बेस्ट डायलॉग एंड बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट डेब्यू और बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स चॉइस ऋतुराज मुझे मिला था। तो ये बहुत खुशी थी, और हम हंसते हंसते शैलेश सर और हम बात भी कर रहे थे जिस दिन हमने एक्सचेंज किया ये बात, बोला हम खुश क्यों हैं। तो ऐसे ही हमने सटारिकली बोला कि यार हमें लगता है कि हम अवार्ड ले सकते हैं और हम नॉमिनेशन मिले इसमें ही खुश है। तो ये सिस्टम क्या है यार, ये सीन क्या है कि ये भी डर लगता है कि क्या नॉमिनेशन भी मिलेगा, जीतना तो दूर की बात, नॉमिनेशन भी मिलेगा। ये एक ऐसा एक जोक हुआ हमारा, पर खुशी थी बहुत ज्यादा। 5 नॉमिनेशन, हाँ, और 5 नॉमिनेशंस थे। हम होप कर रहे थे कि और भी कुछ मिले। अवार्ड्स में गए, और इट वाज सरप्राइज कि मुझे बेस्ट डेब्यू मेल जो मिला है, इसके लिए ना नॉमिनेशंस आउट हुई थी। और ये हालांकि अच्छी बात है कि नॉमिनेशन वही होता है कि जिसमें 5-6 लोगों को कंसिडर किया जाता है और उसमें एक देते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्टली उन्होंने विदाउट एनी डाउट ही दे दिया। तो एक बड़ी बात है। मैं बचपन से देखता था, बहुत सालों तक मुझे ऐसा लगते रहा कि ये जिसके हाथ में होती है वो एक्टर होता है। मैं जब छोटा था, शाहरुख खान के पास है, इसके पास है, दिलीप कुमार जी के पास है, अच्छा तो ये मिलेगा तो मैं एक्टर बन जाऊंगा, लोग समझेंगे कि मैं एक्टर हूँ। ये मेरा बचपन से ये था, पर बाद में फिर पता चला कि नहीं यार, एक्टिंग अच्छी करनी पड़ती है, वो लोग उतना काम करते हैं इसलिए उसका आउटकम होता है। और ऐसे ही करते करते मुझे जब नॉमिनेशंस मिले और मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने सबको टीवी पे देखा है, मैंने किसी से मिला नहीं था। वो जो भी आर्टिस्ट, जो भी एक्टर्स थे वहाँ पे, और मैं वहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ जैसे मैं टीवी के सामने हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ बस। मुझे ये फीलिंग ही नहीं आ रही है कि मैं भी उनके साथ हूँ, उनके साथ मेरा नॉमिनेशन आया है। ये बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग थी मेरे लिए। मुझे जैसे अमृता खानविलकर हो या फिर अंकुश चौधरी हो, इन लोगों का काम मैंने बहुत देखा है। तो फिर उनके साथ बैठा, फिर भी मुझे वो समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर अवार्ड लेके आ रहा हूँ, वो लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, मैं उनको कर रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है पता नहीं। 7th हेवन, हाँ बिल्कुल, मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात, ये 2 स्लॉट में हुआ फिल्म फेयर। तो पहले स्लॉट में जो थे सर और मैं ही थे, दूसरे स्लॉट में हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। तो और ये हमें पता भी नहीं था कि डेब्यूटेंट में कुछ नॉमिनेशन आया है, या फिर हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो हम दोनों बात कर रहे हैं और सडनली मेरा नाम अनाउंस हुआ कि ऋतुराज वानखेड़े आपको ये। और मैं ना फोटो निकाल पाया हूँ, ना हम वीडियो निकाल पाए, इतना सडनली मैं स्टेज पे जाके वो वापस लेके बैठ गया हूँ कि बोले ये क्या हो गया है। इट वाज बहुत बड़ा सरप्राइज था। और बाद में जो कॉल्स आना चालू हुआ, धीरे धीरे अभी तक मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे साथ हो क्या गया। बहुत बहुत बड़ा इंसिडेंस था। अंकुश चौधरी भी, वो भी उनके साथ फिर उन्होंने भी फोटोज निकाली, मुझे बेस्ट एक्टर मिला है, आप डेब्यू मिला है, चलो अपन साथ में फोटो निकालेंगे। ये सारी चीज़ें फैन मोमेंट ही थी बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी हुआ कि अब मुझे किसी को ये प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। ड्रीम कम ट्रू। हाँ, और यही एक किस्सा था फिल्म फेयर का। बहुत बहुत मज़ा आया। और शायद
देखेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, उम्मीद मिलना करेंगे पाए। आने वाले फिल्मों में आपको इसी हाँ, तरह ब्लैक लेडीज से डेकोरेट किया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड मैं जहाँ तक जानता हूँ आपको, यू डिजर्व इट, थैंक यू सो मच। बिकॉज आपकी मेहनत हमने देखी है, हर तरफ देखी है हमने आपकी मेहनत। फ्यूचर प्लान्स क्या है सर? फ्यूचर प्लान्स अभी तो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जो मैं आउट नहीं कर पाऊंगा। एक हिंदी फिल्म है जो OTT पे आएगी मेरी, वो ऑलरेडी शूट हुई है, और नेक्स्ट मंथ से मैं एक हिंदी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप सभी लोग मुझे हिंदी में भी देखोगे अभी, वेरी गुड। और ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द आपके तक पहुंचूं आपके पास। पृथ्वीराज, हम जानना चाहेंगे कि ये जो फिल्म रिलीज़ हुई आपकी जयंती, ये तो अभी थिएटर से निकल गई है, लेकिन अगर कोई देखना चाहे इस इंटरव्यू को सुनने के बाद, तो कहाँ ऑप्शंस है उसके पास? हाँ, वही वो मैं सबको बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग फिल्म फेयर मिलने के बाद भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। हर 2 दिन में एक मैसेज आता है कि ये फिल्म हम कहाँ देखें। तो ये फिल्म OTT पे रिलीज़ होगी और जल्द से जल्द आपको वो पता चलेगा। ये हिंदी, मराठी और शायद कोई साउथ लैंग्वेज में भी ये डब होके OTT में आपके पास ये मूवी आएगी, और TV पे भी जल्द से जल्द आएगी। तो हम आपको बताएंगे जल्द से जल्द। पृथ्वीराज, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, महाराष्ट्र में कहीं, इंडिया में कहीं, तो इनकी एक तमन्ना रहती है कि बॉलीवुड को एक बार छू के आए, तो उनके लिए क्या मैसेज दोगे? क्योंकि कई सारे लोग ग्लैमर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कई सारे लोग उसके जो चकाचौंध है वहाँ से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली ये सब देख चुके, तो क्या एडवाइस दोगे? हाँ, मैं यही एडवाइस दूंगा कि पहले आपको सोर्स ऑफ मोटिवेशन चेंज करना पड़ेगा। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि शाहरुख खान के घर के सामने बहुत लोग आते हैं उसको मिलने के लिए, इसलिए मुझे एक्टर बनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द मेन थिंग कि आपको सोर्स ऑफ मोटिवेशन चेंज करना पड़ेगा। आपको एक्टर बनना है, तो एक्टर बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक्टर बनने के लिए अच्छे कपड़े पहनना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका अच्छा बहुत सुंदर आप गोरे या फिर आपका कलर अच्छा हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी शरीर यष्टि आप 6 फुट हाइट हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्टर बनने के लिए सिर्फ एक्टिंग को समझना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप थिएटर करिए, क्योंकि थिएटर इसलिए करिए बोल रहा हूँ क्योंकि थिएटर के लिए उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अगर आप शॉर्ट फिल्म भी करोगे या फिर फिल्म भी करोगे तो किसी को आप पे पैसे लगाना है, वो रिस्क है। थिएटर में आप अपना वक्त का इन्वेस्टमेंट कीजिए, थिएटर करिए, पढ़िए। और पढ़ना मैं इतना इम्पोर्टेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आपको NSD या FTI में जाना होगा तो उनका जो एलिजिबिलिटी फॉर्म होता है उसमें भी 12+ नहीं है, उसमें ग्रेजुएशन कंप्लीशन चाहिए। उसके बाद आपको वहाँ पे वो फॉर्म भर सकते हो आप, तब जाके आप उनकी ऑडिशन प्रोसेस को फेस करोगे और मतलब आप एंटर मारना ही हाँ, तो फॉर्म भरने के लिए ही आपको ग्रेजुएशन चाहिए। तो कुछ तो लॉजिक होगा कि सेंट्रल बॉडी पे उन्होंने वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। तो पढ़ना यही है कि आपको पहले तो समझना है कि कला क्या है, एक्टिंग क्या है, और उस समझने के लिए उसके लिए उसको आप सोचिए, यानी वर्कशॉप कीजिए। और दूसरी बात, खुद पे डाउट मत कीजिए। अगर आपको वो करना है तो आप राह निकाल लोगे। सपने देखिए, पूरे होते हैं। क्योंकि XYZ एक्टर बन रहे थे, मैं भी बन जाऊँ, वो गलत है। हाँ, आपके अंदर से वो आनी चाहिए फीलिंग। ऑफ कोर्स। वी विश यू ऑल द बेस्ट, और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आप बॉलीवुड के सुपरस्टार कहलाओगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग। थैंक यू।